फ्रेंड्स, वेलकम टू संध्यास कॉर्नर। मैं हूं आपकी होस्ट संध्या और आज मैं फिर से आपके लिए काफ़ी लंबे समय के बाद लेकर के आई हूं वीडियो। मैं से फैशन से रिलेटेड या अपनी एसेसरी से रिलेटेड मैंने बहुत ही कम वीडियो स्टार्ट किए थे डालने और उसके बाद में प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। जैसा कि मैंने चंद्रोज किचन में एक छोटा सा इंट्रो दे करके बताया है कि मेरे ट्विंस हुए हैं और मैंने जब देखा अपनी इस डिलीवरी के टाइम में तो मुझे काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन आई क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मॉम बनी, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाना स्टार्ट करूं जिससे कि जो मेरे व्यूवर्स हैं या जो नई बनने वाली मॉम्स हैं वो इस वीडियो को देख करके उनको काफ़ी सारी हेल्प मिल सके, जैसे कि हॉस्पिटल बैग कैसे रेडी करना है और उसमें क्या क्या लेकर के जाना चाहिए। तो चलिए मैं आज आपको सबसे पहला वीडियो जो स्टार्ट करती हूँ कि हॉस्पिटल बैग में हमें क्या क्या रखना है, जो कि वाकई ज़रूरी है क्योंकि मैं इस फेज से निकल चुकी हूँ। अब मेरे जो बच्चे हैं वो 3 मंथ्स के हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये वीडियो न्यू मॉम्स के लिए है जो न्यू मॉम बनने वाली हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जब मैंने कंसीव किया था तो वो जनवरी का टाइम था और मार्च में लॉकडाउन लग गया। उसके बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। कभी मुझे चेकअप्स के लिए जाना होता था, हॉस्पिटल में भी इतनी प्रॉब्लम्स होती थी कि कहीं चेकअप हो पाता है, कभी नहीं हो पाता। अल्ट्रासाउंड कराने होते थे, सोनोग्राफी करानी होती थी तो उसके लिए डेट्स नहीं मिल पाते थे। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी और उस बीच में सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। और ऐसा हुआ था कि घर से भी कोई नहीं आ सकता था, बस मेरी सिस्टर थी जो मुझसे मिलने आई थी और वो यहाँ पे जून तक यहाँ पे रुकी रही क्योंकि यहाँ से ना फ्लाइट्स जा रही थी। मुंबई में भी काफ़ी, मुंबई में तो बहुत ही ज़्यादा, महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा ये जो कोरोना वायरस का था वो बहुत ही ज़्यादा फैल चुका था। तो उस बीच में सब कुछ करते करते जैसे तैसे चीज़ें मैनेज होते होते और जब सितंबर में मेरी डिलीवरी डेट आई तब जो है सारी चीज़ें काफ़ी हद तक ओपन हो चुकी थी, काफ़ी सारी चीज़ें मिलने लगी थी, मार्केट्स में चीज़ें मिलना शुरू हो गई थी, कुछ टाइम फिक्स होता था। ऐसे करके धीरे धीरे करके ये जर्नी कंप्लीट हुई और अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं स्टार्ट करूँगी अपना वीडियो। और ये भी आप सबसे कहूँगी कि जो भी किसी के साथ किसी के लिए ये साल बहुत अच्छा रहा, किसी के लिए ये साल बुरा रहा। बहुत सारे बिजनेस में प्रॉब्लम्स हुए, बहुत सारी जॉब्स में प्रॉब्लम हुई, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, कई सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिली। और मेरे साथ भी हुआ कि मैं अपने वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पाई, आप लोगों से भी कनेक्ट नहीं कर पाई। थोड़े से वीडियोस के बाद में मैं कभी वीडियोस में इस चैनल पे अपलोड ही नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी एक नई जर्नी से, नई शुरुआत से, नए वीडियोस के साथ आपके सामने आऊँ। तो चलिए इसी के साथ में हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यू मॉम्स के लिए वीडियो मैं बना रही हूँ। तो कई बार मुझे क्या प्रॉब्लम हुई और मुझे लगता है कि जनरली सबको जो फर्स्ट टाइम कंसीव कर रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है। कई बार फैमिलीज से जब हम पूछते हैं तो फैमिली में कोई कुछ हमें बताता है ये रख लो, कोई कहता है ये रख लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और उसमें कई चीज़ें हमें समझ में नहीं आती कि हमें क्या अपने हॉस्पिटल बैग में रखना चाहिए। मुझे चेकलिस्ट भी मिली थी हॉस्पिटल में से, लेकिन मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि उस हॉस्पिटल की चेकलिस्ट में ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो मेंशन नहीं थी। लाइक मुझे कहीं मेंशन नहीं था कि उसमें बच्चे के लिए कपड़े लेके आने हैं। मुझे बोल दिया गया था कि जो चेकलिस्ट आपको दी गई है बस आप ये सामान लेकर के आ जाइए। वो तो थैंकफुली मैंने सोचा क्यों ना कपड़े भी रख लिए जाए। मुझे लगा हॉस्पिटल क्या कपड़े भी देगा क्या। और वो टाइम मैंने आपको बताया ना, बार बार आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, बार बार आप फ़ोन पे क्या बात करो, कैसे बात करो, इतना कोई भी आपको टाइम नहीं देता है। तो जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप ये प्रॉब्लम्स ना फेस करें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी कि जब आप न्यू मॉम हो, बनने जा रहे हो और आपकी डिलीवरी डेट पास आ चुकी है तो आपके पास में क्या क्या सामान होना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने एक लिस्ट बना करके रखी हुई थी, तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आपके हॉस्पिटल बैग में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास भी गाउन होनी चाहिए। गाउन आपको हॉस्पिटल से भी मिल सकती है, अगर आपके हॉस्पिटल में नहीं मिलती है तो आप अपने पास से वो गाउन रखिए जिसमें कि आगे बटन हो या फिर जिप हो, क्योंकि आपको फीड कराना होता है और आपको वो आसानी से फीड कराते भी बनती है और आपको निकाल करके चेंज करते भी ऐसी गाउन से इजी हो जाता है।
दूसरा आपके पास में होना चाहिए टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, बॉडी वॉश। अच्छा, शैम्पू और बॉडी वॉश या सोप हर हॉस्पिटल में ज़रूरत नहीं होती, पर मुझे जो हॉस्पिटल से चेकलिस्ट मिली थी उसमें ये मेंशन था कि आपके पास ये होना चाहिए। अब ये क्यों था ये भी मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ। क्या था कि इस हॉस्पिटल में जब मेरे 4 दिन निकल गए डिलीवरी के बाद में, मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो 4 दिन निकलने के बाद में मुझे बोला गया कि मैं बाथ ले लूँ। तो हॉस्पिटल में रूम में ही जो है वॉशरूम वगैरह अटैच था, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे बात लेने में। उसका जो कॉन्सेप्ट था वो उन्होंने बताया कि जो सी सेक्शन होता है उसमें नीचे जब स्टिचेस होते हैं तो उसमें एक पट्टी लगा दी जाती है। वो पट्टी जब आप नहाते हो तो वो अच्छे से भीग जाती है और निकालना बहुत आसान हो जाता है। और जो वो आपको बात लेने के लिए बोलते हैं वो बात आपको जो है गर्म पानी से लेना होता है, जो वार्म वाटर हो, एकदम ठंडे पानी से आपको नहीं नहाना होता है। और वो जब मैंने बात लिया तो उन्होंने बोला हेड वॉश करके अच्छे से आपको नहाना है। बाकी जो मेरे 3 दिन थे उसके लिए मुझे वाइप यूज़ करने के लिए बोला, और वो जो वहाँ पे क्या बोल स्टाफ जो रहता है वही स्पॉन्ज देता था। लेकिन कई जगह पे अगर नहीं मिलता तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप ऐसी ये बड़ी वाइप्स आती हैं, ये कोई ब्रांड या कुछ ऐसा नहीं है, मेरे पास है एक्स्ट्रा क्योंकि मेरे पास रखी हुई थी। तो मैं बता दूँ ये काफ़ी बड़ी साइज़ में होती है, लाइक एक हैंड टाल जो होती है उस साइज़ में ये होती हैं। तो ये आप अपने पास में रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। इनफैक्ट अगर वो आपको स्पॉन्ज दे के जाते हैं उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इससे आप अपने शरीर को अच्छे से पोंछ सकते हैं, जिससे कि ये थोड़ा आपको फ्रेश लगेगा, क्योंकि आप 3 दिन तो बाद बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो ध्यान रखिएगा वो है कि अल्कोहल फ्री ये होना चाहिए। तो ये अल्कोहल फ्री अगर रहता है तो ये आसान रहता है, मतलब आपके लिए कि आपको कोई एलर्जी ना हो। तो ये वेट पाइप्स आप ज़रूर रखिएगा। तो जब मैंने जब बाथ लिया तो बाथ लेने के बाद में के टाइम पे मुझे शैम्पू और बॉडी वॉश की ज़रूरत पड़ी थी। उसके बाद में ये डिपेंड करता है कि आपके हॉस्पिटल में ऐसा है कि नहीं है, तो ये जब भी आप करें तो अपने हॉस्पिटल में पता कर लें। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं पता, आप ब्लैंक है, तो आप रख लें, अगर यूज़ होगा तो ठीक है, नहीं यूज़ होगा तो आप ले करके आ जाइएगा। उसके बाद में फिर टॉवल आपके पास में होनी चाहिए, या बाथ लेना हो या ना लेना हो, जब भी आप स्पॉन्ज करेंगे तो आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा अपने को वेट कर लें। उसके बाद में आप कुछ नया कपड़ा पहने या गाउन पहने। उसके बाद हैंड टॉवल आपके पास में ज़रूर होनी चाहिए। जो मैं सामान बता रही हूँ ये बिल्कुल मस्ट है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये सामान नहीं ले जाएंगे तो चलेगा, ये ज़रूर आप रखिए और आपको देखेंगे आपको सारी चीज़ों में आसानी हो जाएगी। आपको कहीं बार बार भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, घर आना जाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद में आपके पास में हेयर ब्रश या कंघी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पूरा बालों को एकदम बांध करके और पूरा पैक करके डिलीवरी के लिए ले करके जाते हैं, उसके बाद जब आप दूसरे दिन थोड़ा सा फ्रेश फील करते हो तो अगर आप कंघी वगैरह कर लेते हैं, मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको फ्रेश लगता है स्पॉन्जिंग के बाद में। तो आपके पास में ब्रश, हेयर ब्रश, मॉइस्चराइज़र, कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप पसंद करते हो वो रखें। लिप बाम, क्योंकि जो लिप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सूख रहे होते हैं। उसके बाद जैसे ऑपरेशन होता है, तो जब आप ऑपरेशन के बाद में आते हैं, सी सेक्शन जब आपका होगा तो आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, और बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। मेरा सी सेक्शन हुआ था तो उसका एक्सपीरियंस भी है मेरे को। बाकी नॉर्मल का तो मुझे नहीं पता कि कैसा होता है, लेकिन सी सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर होती है कि आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और अगर नॉर्मल भी है तो भी जो बड़े हैं वो सजेस्ट करते हैं, इवन डॉक्टर, यहाँ तो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, कान को आपको अच्छे से बांध करके रखना है। उसके लिए आपके पास स्कार्फ होना चाहिए, आपके पास में जो है सॉक्स होने चाहिए आप, ताकि उसको आपकी बॉडी उससे वार्म रह सके। तो ये भी आपको अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में जो है पैंटीज़ होनी चाहिए, अंडर गारमेंट्स आपके ऐसे होने चाहिए जो आप कंफर्टेबल फील करें, क्योंकि आपको फिर पैड यूज़ करना पड़ेगा डिलीवरी के बाद। तो जब डिलीवरी हो जाती है तो उस समय मैटरनिटी पैड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हॉस्पिटल में एक काइंड ऑफ डाइपर, जैसे एडल्ट डाइपर होते हैं वैसा आपको वो पैक कर देते हैं, क्योंकि आप इस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं होते कि आप अपने आप कुछ भी चेंज कर सकें। तो वो आपको उसमें एक दिन रखते हैं, और इस वजह से उस दिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, नेक्स्ट डे आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको एक अपने पास में ऐसा, ये जो मैटरनिटी पैड्स का ऐसे पैकेट्स आते हैं, ये फिर कोई मैं ब्रांड नहीं बता रही, मैंने जो यूज़ किया था ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो ये रखा हुआ है, आप इसको रख सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा आपको यूज़
नहीं आते हैं तो आप ये सोचें कि बल्क में ले लें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये क्यों ज़रूरत नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूं। मैंने भी बहुत से वीडियो देखे थे जब मेरी डिलीवरी डेट आने वाली थी, तो उसमें जब बोला गया कि मैटरनिटी पैड रखने हैं, आपको रखने चाहिए, तो मुझे लगता था कि भाई, और इवन जब बड़ों से भी सुना था तो उसमें ये था कि बहुत दिन तक आपको ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है कि आपको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सी सेक्शन में तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो क्या करते हैं, जब आपको ड्रिप चढ़ती है उसमें एक इंजेक्शन डालते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी ब्लीडिंग होती है वो धीरे 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 कम होती है। तो जब आप 4th डे में आते हैं तो 4th डे आते आते ब्लीडिंग काफ़ी कम हो जाती है, जिससे आपको ज़्यादा हैवी पैड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर ये आप एक पैकेट भी ले लेते हैं, एक पैकेट ही आपके इनफ है, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हैवी ब्लीडिंग होती है, वो बार बार आकर के चेक करते हैं, तो उस केस में आपको और इंजेक्शंस या एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह दी जाती है। तो इसलिए आप एक पैकेट रख लीजिए, आपके लिए बहुत है, क्योंकि उसके बाद ये पैड्स यूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत ही हैवी होते हैं ये, और हैवी ब्लड फ्लो के लिए ही होते हैं, लाइक जब आपकी डिलीवरी हो रही हो। उसके बाद में हमें चाहिए होती है एक बेल्ट। जब डिलीवरी हो जाएगी तो डिलीवरी के बाद में आपको ऐसी एक ये जो बेल्ट रहेगी ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या करती है, आपकी बैक को सपोर्ट करती है, आपको बैठने उठने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद में हमारा पेट काफ़ी हैवी होता है और जो ऐसे बल्कि सा होता है और हिलता है, क्योंकि पेट खाली हो चुका होता है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए अगर आप ये बेल्ट नहीं लेते हैं तो आप जैसे कोई कॉटन का ऐसा कपड़ा रखें जिसे आप अपने पेट में बांध सकें, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ये बेल्ट आपको डिलीवरी के बाद वैसे बहुत सपोर्ट में, क्योंकि अगर आपको इंजेक्शन लगे होते हैं, इंजेक्शन बैक में इंजेक्शन लगता है ऑपरेशन के टाइम में, तो ये बहुत सपोर्ट करती है, काफ़ी कंफर्टेबल होती है। अगर आप चाहें तो आप इसे ले सकते हैं, पर मेरी अगर माने तो हाँ, इसे लेना चाहिए। उसके बाद में आप स्लीपर्स अपने पास ज़रूर रखें। स्लीपर्स, क्योंकि कोई भी फैंसी सैंडल या कुछ भी पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्लीपर्स होंगे तो वो आपको कंफर्टेबल भी होंगे, आने जाने में भी अच्छे रहेंगे। और अपने हॉस्पिटल के लिए, जो रूम के लिए है, वो अलग स्लीपर यूज़ करें, वो स्लीपर यूज़ ना करें जो कि आप घर से पहन करके गए हों। तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद में जैसे कि जब हमारी डिलीवरी के बाद में हम घर आते हैं, या हमें मतलब पेट हमारा जो हैवी हो जाता है, उसके लिए क्या होता है, नीचे हमारे स्टिचेस होते हैं। तो जो ऐसी पैंटीज़ होती हैं ना, ऐसी वाली, ये ऊपर से ऊपर जो है आपके टमी तक आती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपको टमी को सपोर्ट करने के लिए, और जो आपके टाँके होते हैं वो दुखते भी नहीं हैं। दूसरी चीज़, जब आप हॉस्पिटल बैग पैक कर रहे हों तो उसमें जो है अपनी पुरानी पैंटीज़ को रखें, क्योंकि और लूज़ रखें, यूज्ड रखें, क्योंकि क्या होता है, जब आप नया कपड़ा एकदम यूज़ करते हैं तो वो आपको कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होता है, और नया कपड़ा होने की वजह से आपको स्वेटिंग भी हो सकती है, और होती ही है स्वेटिंग। अगर एसी रूम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नॉर्मल रूम है तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी बाद में, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कपड़ा जो आपके शरीर में कंफर्टेबल रहे, वैसे अंडरगारमेंट्स यूज़ करें, वैसी गाउन यूज़ करें। तो ये थी एक न्यू मॉम के लिए, बस इतनी बेसिक चीज़ें हैं जिससे कि आपका पूरा काम हो जाता है। बहुत ज़्यादा तामझाम रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो वीडियोस देखे उसमें तो पता नहीं कितनी चीज़ें बता दी गई, कंडीशनर रख लो, ये रख लो, तो मुझे ये सब यूज़लेस लगा, और जो एक पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए आपके पास वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में हम बेबीज़ पे आते हैं। अब न्यूबॉर्न बेबी है तो हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि जितना बेस्ट कर सकते हैं हम उतना बेस्ट करें। ये मेरे साथ भी हुआ कि जो बेस्ट हो सकता है, तो मैं बच्चे के लिए तेल, शैम्पू, कंघी और पता नहीं क्या क्या लेकर के चली गई। लोगों ने जो वीडियोज़ में सजेस्ट भी किया, पर सच बताऊं तो जब मैं वहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई तो डॉक्टर ने मुझे तेल, साबुन, कंघी ये सब यूज़ करने से मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि बच्चा उसी समय पैदा होता है, उसे कोई एलर्जी हो सकती है, कुछ भी, इसलिए उसे 5 to 6 डेज कुछ भी यूज़ करने के लिए नहीं कहते। उसको सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्ज दिया जाता है, स्पॉन्ज बाथ, वो भी अल्कोहल फ्री वाइप से। जो भी आपके पास अल्कोहल फ्री वाइप्स हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी आपको, मुझे जो भी वाइप्स जो अल्कोहल फ्री में, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं किया कि बहुत कॉस्टली वाइप्स मैं देखूं, ये आपको आराम से इस टाइप की वाइप्स अमेज़ॉन में या फिर फर्स्ट क्राई में जो भी है आपको मिल जाएंगी। तो इसमें देखिए ना, ये पीएच बैलेंस, विटामिन ई, अल्कोहल फ्री, इस टाइप का मैंने वाइप में देखा और वो लिया। क्योंकि मेरे 2 बेबीज़ हैं तो मुझे ऐसी चीज़ें चूज़ करनी है जो पॉकेट फ्रेंडली भी हों
और जो अच्छी भी हो, जो मेरी बेबीज़ के लिए हार्श ना हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि बेबीज़ को जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी वहाँ पे उन्होंने 1-2 दिन, मतलब जितने दिन था, उन्होंने खुद ही जो है उनको जो है स्पॉन्ज बाथ दिया, हमने नहीं दिया। वो खुद ही सब कुछ चेंज करते थे। वो जब 3 दिन निकल गए उसके बाद उन्होंने बोला कि आप उन्हें फ़ीड कराना शुरू कीजिए। लाइक मैंने बताया, जैसे आप तुरंत ऑपरेशन से आते हैं तो आप फ़ीड कराने में बहुत दिक्कत होती है। या तो आप जो है पंप लेकर के रखें, अगर आपको फ़ीड कराने में कैपेबल नहीं है तो पंप से निकाल सकते हैं मिल्क को, और उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क को पंप से निकाल करके बच्चे को दे सकते हैं। और अगर कई बार क्या अधिकतर केसेस में नहीं होता है, मुझे तो बहुत हो रहा था लेकिन मैं पंप नहीं लेकर के गई, ये मेरी प्रॉब्लम थी। तो ये चीज़ मैंने फेस की, और ऐसा कोई भी डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल आपको नहीं बोलेगा कि आप पंप लेकर के जाओ। वो सीधा आपको पाउडर का डब्बा देंगे और बोलेंगे बच्चे को घोल के फीड करा दो। तो अगर आपके पास अगर ब्रेस्ट मिल्क हो रहा है तो फिर आप ये जो पाउडर मिल्क्स आते हैं, फार्मूला मिल्क्स, इनको आप क्यों यूज़ करेंगे? तो आपके पास में एक पंप होना चाहिए जिससे आप निकाल करके बच्चे को चम्मच से, या जो आपको सूटेबल लगे आप उससे पिला सकते हो। वो चम्मच से वो बहुत थोड़ा सा उस समय फीड करते हैं, ज़्यादा फीड करते नहीं हैं। तो ये आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में फिर आपके पास में डाइपर। अच्छा क्या है कि हम बच्चे को नैपीज़ में रखते हैं, तो आप घर में तो नैपीज़ में रख सकते हैं, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में होते हैं तो हॉस्पिटल में आप नैपी पे नहीं रख सकते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता है बच्चा। और उस समय जो बच्चा पॉटी करता है वो बहुत ही अलग टाइप की होती है, बहुत स्टिकी होती है। तो डॉक्टर्स भी आजकल डाइपर ही पहनाते हैं। अच्छा, डाइपर जो पहनाना है, डाइपर में भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। पैंट डाइपर आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। मैंने भी बहुत रिसर्च किया। पैंट डाइपर, इतना न्यूबॉर्न बेबी, इतनी सॉफ्ट स्किन होती है, मैं आज भी अपने बच्चों को पैंट डाइपर नहीं पहनाती हूँ। तो उसमें क्या है, ये जो ऐसे डाइपर्स होते हैं, ये जो रैप करने वाले, ये इस टाइप के जो डाइपर्स होते हैं, ये आपको यूज़ करने हैं। ये बहुत आसान रहते हैं, बच्चों की कमर में आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये अभी तो एम साइज़ का है, लेकिन जब बच्चे पैदा हुए थे तो मैंने न्यू बॉर्न लिया था। तो ये आपको न्यू बॉर्न में बहुत आराम से मिल जाएंगे। न्यू बॉर्न में पैम्पर में है या हगीज़ में है, जो भी है, पर ये बहुत मुझे अच्छे लगे पैम्पर, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। अगेन मुझे जो अच्छा लगा वो मैं आपको ब्रांड बता दे रही हूँ, आपके ऊपर है कि आप क्या यूज़ करेंगे। बट आज तक ये 3 महीने के मेरे बच्चे हो गए, एक भी रैश नहीं आया उनको, एक भी रैश नहीं आया। और आप मानेंगे नहीं, मैंने कभी भी उनको डाइपर क्रीम यूज़ नहीं की। हाँ, उनकी जो मालिश होती है, जो बेबी ऑयल यूज़ होता है, वो लगा रहता है, बाकी अलग से मैंने कभी भी उनको क्रीम नहीं लगाई है। तो आप ऐसे डाइपर ही यूज़ करें, पैंट डाइपर ना यूज़ करें, स्ट्रिक्टली ना यूज़ करें। उसमें जो लास्टिक होती है वो कितनी भी सॉफ्ट होगी, पर बच्चों के शरीर में निशान छोड़ करके ही जाती है। तो ये डाइपर से हम स्टार्ट करते हैं कि बच्चे को सबसे पहले हमें डाइपर चाहिए होगा। उसके बाद में उसके कपड़े कैसे लेने हैं, तो कपड़े ना एकदम सॉफ्ट, ये जब पैदा हुए थे तब के कपड़े हैं, एकदम सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए। और आगे से ना ये बटन वाले कपड़े होने चाहिए। ये जो बटन्स होती हैं आगे ओपन करने के लिए, ये कुछ इस तरह से, ये ऐसे करके ओपन हो जाता है। ये क्या होता है, बच्चे की स्किन, बच्चा इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको सर से जब पहनाने की कोशिश करते हैं, बहुत आपको उठाने में भी अनईज़ी लगेगा और पहनाने में भी उसके हाथ वगैरह बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो अगर आप ऐसा यूज़ करते हैं कपड़ा इस टाइप का, तो बहुत आसानी रहती है। अब सबसे पहले जब आप कपड़ा नया यूज़ कर रहे हो तो इन्हें अच्छे से वॉश कर लें, वॉश करके अच्छे से सुखा करके तब इसको सैनिटाइज़ करके ही बच्चे को पहनाएं। यूज़ किया हुआ कपड़ा, बेसिकली जो हम बोलते हैं यूज़ किया हुआ कपड़ा, वो बच्चे को पहनाना चाहिए। नया भी लेना, इससे मेरे नए थे तो मैंने इनको अच्छे से वॉश करके लिया। उसके बाद में बच्चे के लिए कैप लेनी चाहिए। जैसे कैप को क्या करना है, ये जो टोपी हम लेंगे वो ऐसे नीचे से बांधने वाली, वो जो सिर्फ फंसाने वाली टोपी होती है वो यूज़लेस होती है, क्योंकि वो यहाँ तक तो आती है फिर कान में नहीं आती है। मेरी तो सारी यूज़लेस थी, वो वेस्ट हो गई, कोई मतलब नहीं निकला। फैंसी ज़रूर रहेंगी, फैशन में आप पहना सकते हैं, लेकिन ये जो नीचे से हल्का सा आप बांध दोगे ना तो ये पूरा बच्चे के फेस को ऐसे कवर कर लेता है। तो ऐसी कैप आप लीजिए। उसके बाद में मिटन, सॉक्स या बूटीज़ ऑप्शनल है। यहाँ पे मुंबई में मैंने देखा, जैसे मैं यूपी की हूँ तो वहाँ पे मैंने बच्चों को कभी स्वेटर करके रखते हुए नहीं देखा, ऐसे रैप करके नहीं रखते हैं, यहाँ पे ऐसे ही करते हैं। तो इसमें ना मुझे बूटीज़ और मिटन की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने ऐसे एक ये आते हैं स्वेटर क्लॉथ्स आते हैं इस टाइप से, इस तरह के रहते हैं,
तो ये सॉफ्ट कपड़ा या फिर आप कॉटन के कपड़े आते हैं, इसी तरह के मलमल का कपड़ा आता है, वो लेकर के रखिए। उसमें बच्चे को मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी अपने बच्चों की, कैसे उन्होंने रैप किया हुआ था। अब तो मुझे भी आता है अच्छे से रैप करना। उसके बाद में ना एक ऐसा ब्लैंकेट ज़रूर रखिएगा छोटा, ये भी आपको बहुत हेल्प करता है बच्चों को, जैसे आपको रैप करके रखना है। ये मैं दिखा दूँ, इसमें ऊपर ऐसे कैप टाइप है, तो इसमें भी आप बच्चे को ऐसे करके पूरा ऐसे रैप करके रख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अगर आपको नहीं आता तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है बच्चे को रैप करके रखने के लिए। तो ये आप अपने पास ज़रूर रखिए। उसके बाद में आपके पास में एक फ्लास्क होना चाहिए, इसमें पानी जिसमें आपका गर्म रहे। डिलीवरी के बाद आपको गर्म पानी पीना है। गर्म पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बार बार आप गर्म पानी लेकर के नहीं आ सकते, तो आपके पास अगर फ्लास्क रहेगा तो आप उसमें गर्म पानी आराम से देर तक रख सकते हैं और कभी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में बच्चे के लिए हैंकी, ऐसे सॉफ्ट कपड़े की एकदम हैंकी, जो मलमल का कपड़ा होता है वैसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो दूध निकालते हैं कुछ है तो उसे पोंछने के लिए वो काम आता है। आप कुछ भी हैंड टॉवल या कुछ ऐसा रफ यूज़ नहीं करते हैं। तो ये था बच्चे के लिए कुछ जो बहुत ज़रूरी था। उसके बाद में बच्चे का जब हम डायपर चेंज करते हैं या बच्चे का कपड़ा चेंज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए अगर आपके पास में ऐसी शीट रहेगी, ऐसी वाली शीट रहेगी, तो बहुत आसानी होती है। बच्चे को उस पर आप लेटा करके अच्छे से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार बच्चा अचानक से सुसु कर देता है या पॉटी कर देता है, तो फैलने का या गंदा होने का कपड़े का बहुत चांस रहता है। ये प्लास्टिक शीट जो रहती है, इससे बाकी बिस्तर आपका ख़राब नहीं होता है। तो ये भी आपको एक रखना चाहिए। तो बस ये कुछ सारी जो चीज़ें थी, मेरी लिस्ट कंप्लीट हो गई है। और मैंने इतनी ही लिस्ट बनाई, मैंने तो बहुत सारी लिस्ट बनाई थी और बहुत सारा सामान रखा था, जो कि काफ़ी सारा सामान ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड आ करके उसको घर पे रख करके गए, तो कोई यूज़ नहीं हुआ उस सामान का। और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे बार बार आपको घर आना जाना ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है सैनिटाइज़र, आज के टाइम पे ज़रूर होना चाहिए। आज के लिए सैनिटाइज़र और फेस मास्क आप अपने पास रखिए और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते रहिए बच्चे की सेफ्टी के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से मैंने कुछ मिस नहीं किया और इतनी चीज़ों में मेरा सारा काम हो गया। मुझे एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो एक्स्ट्रा था वो आज भी एक्स्ट्रा है और वेस्ट हुआ है। तो मेरे बहुत से पैसे वेस्ट हुए, तो मैं नहीं चाहती कि आपके पैसे वेस्ट हों। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।